नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HSC स्टडी टॉक में। चलिए आज बात करने वाले हैं कक्षा 12। यहाँ पर देखिए अपन काव्य खंड अपना चल रहा था, पहला पार्ट अपना हो चुका था काव्य खंड का। आज अपन जो है दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो है किसका, आलोक धनवा इसके कवि हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका पहले जो है अपन हमेशा की तरह जो है पहले कवि परिचय पढ़ते हैं, इसके बाद में जो है यहाँ पर जो पद दिए गए हैं उनका परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन जो है यहाँ पर करने वाले हैं एक एक पद की बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, बने रहिए मेरे साथ। तो देखें, सबसे पहले बात, इनका जो जन्म है, आलोक धनवा का जन्म सन 1948 को मुंगेर बिहार में होता है। याद रखना है, जन्म तिथि आपको याद होनी चाहिए। जन्म होता है सन 1948 को, कहाँ पर भाई, मुंगेर ज़िले में। मुंगेर कहाँ पर है भाई, बिहार में, ठीक है। 1948 यानी अपनी जो 1947 अपना जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 1947 को जो अपने भारत देश को आज़ादी मिली थी, उसी से एक साल बाद की बात है, यानी 1947 यानी 48 की बात है, ठीक है। प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो पहली रचना इनकी मानी जाती है, पहली कविता इनकी है वो कौन सी है भाई, जनता का आदमी। जनता का आदमी जो है वो इनकी पहली कविता मानी जाती है। और 1972 में इनकी प्रकाशित, उनके बाद जो है भागी हुई लड़कियां, 1972 में इनका प्रकाशन हुआ था। कौन सी रचना का, भागी हुई लड़कियां। ब्रुनो की बेटियां से इनको प्रसिद्धि मिली है। और दुनिया रोज बनती है, ये इनका एकमात्र जो है वो काव्य संग्रह माना जाता है, कविता संग्रह माना जाता है, ठीक है। तो आगे देखें, इनको कुछ सम्मान भी मिले हुए हैं, कुछ पुरस्कार भी इनको मिले हुए हैं, वो कौन कौन से हैं उसकी बात भी अपन कर लेते हैं। पहला है, इनको मिला है राहुल सम्मान। कौन सा मिला भाई, राहुल सम्मान। एक मिला है इनको बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्यिक सम्मान मिला है। और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान भी इनको मिला हुआ है। और एक मिला हुआ है इनको पहल सम्मान, ठीक है। तो ये कुछ इनको पुरस्कार मिले हुए हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। डेट वगैरह, दिनांक वगैरह या सन वगैरह कोई इसमें नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं। यहाँ क्या है, नदियाँ जो है वो हमेशा किससे मिलती हैं, समुद्र से। वहाँ मेरा क्या है, मेरा क्या काम है भाई वहाँ पे, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना कहाँ है, मिलना तो समुद्र में ही है, ठीक है। यानी मिलना तो हमेशा किस में है, समुद्र में मिलना है, यहाँ पर अपना कोई काम नहीं है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, देखें 7वें 8वें दशक में, दशक कितने सालों का होता है, 10 साल का होता है। शतक 100 साल का होता है, 100 का शतक होता है, 10 का दशक होता है। तो 7वें और 8वें दशक की बात है, यानी 70 और 80 के दशक की बात है, में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में, उम्र छोटी थी, अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। कुछ कविताएं लिखी लेकिन प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा मिली, ठीक है। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर जो काव्य प्रेमी थे उनको ज़बानी याद हो गई। जैसे वो अपनी एक रानी लक्ष्मीबाई वाली जो कविता थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की, बुंदेले हर बोलूं के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। वो जो कविता थी वो हमें भी बचपन में बहुत अच्छे ढंग से आती थी। पूरी कविता जो थी वो हमें ज़बानी याद थी। आज तो ज़्यादा नहीं है, कुछ एक पंक्तियाँ याद हैं, सारी नहीं है। तो वैसे ही जो है वो जो हिंदी के उस समय 1972-73 के लगभग जो काव्य प्रेमी थे हिंदी के, उनको भी जो है वो इनकी जो कविताएं थी, छोटी छोटी जो कविताएं थी, वो इनको ज़बानी याद थी। ज़बानी याद अपन बोलेंगे ना, मुझ याद, तो वो ज़बानी याद थी। आलोचकों का तो मानना है क्या, आलोचना करने वाले तो हर जगह मिलेंगे ही। तो उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ ही नहीं है। सही बात है भाई, इतनी व्यापक ख्याति यानी प्रसिद्धि के बावजूद, या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते, आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन कार्य नहीं किया। यानी ऐसा काम कभी किया ही नहीं कि एक कविता लिखी, दूसरे दिन फिर दूसरी कविता लिख दी, फिर 2 दिन बाद में तीसरी कविता। यानी इतना थोक के भाव, बहुत ज़्यादा कविता रचनाएं इन्होंने नहीं की, कुछ कविताएं लिखी, वो भी प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, ठीक है। सन 1972 की बात है, से लेखन कार्य प्रारंभ करने के बाद में उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ।
बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे उनके काव्य संग्रह प्रकाशित होते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने 1972 से तो लिखना प्रारंभ किया और 1998 में एकमात्र इनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले कुछ 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, जहाँ पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पर वो सक्रिय रहते थे। उन्होंने जमशेदपुर में, टाटा कंपनी वाला जमशेद जी, तो जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया, बिल्कुल। रंगकर्म और साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी भी की है। यानी कई जो है राष्ट्रीय जो संस्थान है, जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें एक अतिथि के रूप में व्याख्याता का कार्य भी इन्होंने किया है। जैसे वो गेस्ट फैकल्टी जिसको बोलते हैं, उनका भी गेस्ट फैकल्टी होते हैं ना, वैसे ही ये भी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे, ये मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया। इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, आपको बस याद करना है। किताब आपके पास होगी, फिजिकल रूप में किताब आपके पास होनी चाहिए, तभी आपके ये जो है ज़्यादा समझ में आएगा। वरना तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, दूसरे दिन फिर बराबर होने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए यहाँ पर जो है अपन, यहाँ पर जो अपनी कविता दी गई है, उस कविता की थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखें, जो कविता यहाँ पर है, जो पद यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, उन पदों में जो है वो क्या दिया गया है, किस प्रकार की बातें उसमें कही गई है, उसकी चर्चा अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता, कविता का नाम क्या है भाई? पतंग है। बिल्कुल, पतंग उड़ाने का टाइम आने वाला है, सर्दियों में आता है। ठीक है, फरवरी के लगभग, जनवरी फरवरी ना, उस समय आता है। आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। बिल्कुल, जो उनका जो साहित्य कविता काव्य जो संग्रह था, उसका एकमात्र हिस्सा किसको माना गया है? पतंग जो कविता है उसको माना गया है। ठीक है, यह एक लंबी कविता है, काफ़ी लंबी है कविता, जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया। पूरी कविता यहाँ, पतंग पूरी कविता जो है उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, उसका जो तीसरा भाग है, अंतिम जो भाग है, उसको ही यहाँ पर शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ, इम्पोर्टेंट बात जो है अपनी यहाँ से शुरू होती है कि पतंग के बहाने कविता में, इस यहाँ पर जो कविता दी गई है, बाल सुलभ इच्छाओं, बालक जो है उसकी क्या इच्छाएं होती हैं, बचपन की उनकी क्या क्या इच्छाएं होती हैं, उसमें किस प्रकार की उमंगें होती हैं, उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। किसके बहाने? पतंग के बहाने। ठीक है, बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग भी किया गया है। तो यहाँ पर एक बात और है, देखो, बाल क्रियाकलापों, बालक के क्रियाकलाप, छोटे बाल सुलभ क्रियाकलाप, इसके अलावा प्रकृति में जो परिवर्तन आते हैं, भाई बच्चे में भी वैसे ही परिवर्तन आते हैं जैसे प्रकृति में आते हैं। तो यहाँ पर सुंदर बिंबों का, बिंब होते हैं अपने चित्र रूप में किसी बात को व्यक्त करना। अपन कोई बात कहते हैं, अपन कोई जो बात है वो किसी दूसरे को कहते हैं, तो कहते समय अगर उसके माइंड में, अगर उसके दिमाग में कोई चित्र बन जाता है तो वो होती है बिंब शैली। क्या कहलाती है? बिंब शैली। तो यहाँ पर ये जो कविता है वो बिंब शैली में लिखी गई है। तो बिंबों का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। पतंगे जो होती है वो रंग बिरंगे होती हैं, और बच्चों के सपने भी कैसे होते हैं? रंगीले होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। बच्चों में नई उमंग होती है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, हद, लिमिट है ना, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है। भाई पतंग आकाश में उड़ते हैं, उसकी एक निश्चित सीमा होती है, वो उससे ऊपर नहीं जा पाता। लेकिन बालकों का जो मन है उसकी कोई हद नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, कैसी भी कल्पनाएं वो कर सकता है और उसके पार जाना चाहता है। भाई पतंग जो है जितनी ऊंचाई पे जाता है उससे भी बालक का मन जो है वो पार जाना चाहता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। चलिए दूसरी बात करते हैं। कविता धीरे धीरे जो है बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है, एक इस तस्वीरों की ऐसी दुनिया में हमें वो ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। पतंगे शरद ऋतु में उड़ती हैं, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी। चमकीला इशारा है जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, उस समय जो है वो तितलियाँ घूमती हैं और पतंगे जो हैं जब आकाश में उड़ती हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगी तितलियाँ आकाश में उड़ रही हैं। दिशाओं में मृदंग बजते हैं, दिशाएं जो है वो मृदंग की तरह, मृदंग एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, उसकी तरफ बजते हैं। ढोल, मृदंग ढोल है ना, जहाँ
छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है। बिल्कुल पतंग उड़ाएंगे तो चारों ओर जो छत जो है उससे गिरने का डर भी रहेगा कि बच्चे गिर ना जाए। और दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं। बिल्कुल उस डर पर विजय प्राप्त करने वाले कौन हैं? बच्चे हैं, जो गिर गिर कर संभलते हैं। और जीवन का ये नियम है, क्या है कि जो गिरेगा वही आगे बढ़ेगा। पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उसके पास आ जाता है और वे हर बार नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का फैसला कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोई कठिन बात इसमें है नहीं। देखिए आगे, उड़ाने का हौसला लिए वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए। फिर अंधेरे के बाद शरद भाद्रपद का महीना है, गर्मियों की बरसात के बाद में शरद ऋतु का आगमन होता है। वैसे ही अंधेरे के बाद में उजाला होता है, निराशा के बाद में नवीन आशा के साथ में मनुष्य जो है वो आगे बढ़ता है कि प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? बिल्कुल हमें भी बनना चाहिए, ऐसा ही बनना चाहिए कि आज हमें अगर कोई किसी बात में निराशा मिली है, किसी चीज़ में हमें अगर आज निराशा मिली है, तो हो ना हो कल हमें उसकी जो है वो बिल्कुल एक नई उमंग के साथ में, एक नई जोश के साथ में एक नई शुरुआत हमें करनी चाहिए। तो वो भी यहाँ पर एक संदेश यहाँ पर दिया गया है हमें भी, कि हमें जो है कभी भी निराश होकर नहीं बैठना है। दुख के दिन जो है वो थोड़े दिनों के लिए होते हैं, बीत जाते हैं, क्योंकि दुख सुख जो है वो आते जाते रहते हैं। ये तो जीवन का, प्रकृति का नियम है जिसे हम कभी बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके इतना समझ में आया होगा। बाकी जो बचा है अपने यहाँ पर, बाकी कुछ बचा है ना, बिल्कुल आपके जो पद बचे हैं, जो अपनी कविता बची है पतंग, उस कविता को अपन पढ़ने वाले हैं कल, क्योंकि एक साथ में जो है वो कभी नहीं करवाता, एक पार्ट में अपने 2 दिन तो लगनी चाहिए। ठीक है ना, ज़्यादा देखते नहीं हैं तो उसके हिसाब से ही जो है क्लास यहाँ पर बनाई जाती है। 2-4 दिन से जो है अपनी क्लासें सही ढंग से नहीं लग रही थी, अब जो है रेगुलर रहेगा काम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल HSC स्टडी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर 10वीं और 12वीं का जो है वो सिलेबस पहले ही मैंने स्टार्ट करवा दिया है। बाकी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की जो किताबें हैं वो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर करवाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल इसी तरह। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।